देखो बच्चों, लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने कंटिन्यू किया था सेकेंड लेक्चर में, जिसमें वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ के बारे में कि किस तरीके से जो है वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज इन द कम्युनिटी। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी पढ़ा था कि हाउ द पब्लिक हेल्थ कॉन्सेप्ट हैज इवेलुएटेड, evoluted, not evaluated, evoluted means what are the different years in which different things have occurred which have led to the development of public health concept। ठीक है। तो इसके बारे में ये हिस्ट्री थी। और हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बोला था कि हिस्ट्री आई हैव गिवन यू in the form of PowerPoint presentation and you can go through it, you can go through the history। ठीक है। So from present lecture what we are going to discuss is disease। आपके सिलेबस में एक टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन है, व्हाट इज डिसीज, देन व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज। ठीक है। तो आज के लेक्चर में वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि व्हाट इज डिसीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिसीज? ठीक है। इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है। अब बॉडी का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाती है या मल्टीपल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल मींस जो उनकी रिक्वायर्ड फंक्शनिंग है, जो उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग है, अगर उससे उनकी फंक्शनिंग डेविएट हो जाती है, सपोज मान लीजिए हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, एंजाइम का सिक्रीशन बढ़ जाता है, या सेल्स की डेथ होने लग जाती है, या लंग्स के केस में उनकी जो है ऑक्सीजन इनटेक की कैपेसिटी कम हो जाती है, डिफ्यूजन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एबनॉर्मल चीज़ें हैं। तो अगर जो नॉर्मल सेट फंक्शनिंग है बॉडी की या बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की, अगर उस नॉर्मल सेट फंक्शनिंग से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग थोड़ी सी भी डेविएट होती है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ डिसीज। ठीक है। बीमारी है। ठीक है। and disease can affect any part of the body or it can affect the entire organism। मतलब हो सकता है कि आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट में डिसीज हो जाए या उस डिसीज की वजह से पूरा की पूरी बॉडी जो है उसमें एबनॉर्मल करेक्टर्स ऑब्जर्व होने लगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिसीज बोलेंगे। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है, इट इज नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी। इट इज नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये बोलते हैं कि एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से घाव हुआ या एक्सीडेंट की वजह से कोई ऑर्गन्स में एकाएक प्रॉब्लम आ गई, सपोज मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका डायफ्राम टूट गया, डायफ्राम टूट के लंग्स में चला गया, या ब्रेन इंजरी हो गई है या कुछ हो गई है, तो उसको डिसीज नहीं बोलेंगे, वो बीमारी नहीं है, वो एक्सीडेंटल सिचुएशन होंगे। ठीक है। डिसीज का मतलब क्या होता है? जो फंक्शनिंग धीरे धीरे खराब हो जाए ड्यू टू द व्हाट यू कैन से एबनॉर्मल लाइफस्टाइल, ड्यू टू एबनॉर्मल इनटेक ऑफ अनबैलेंस्ड फूड, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम्स की वजह से अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको डिसीज बोलते हैं। एक्सीडेंटल सिचुएशंस को डिसीज नहीं बोला जाता। अगर ये बोला जाए कि कोई इंसान का एक्सीडेंट हुआ है और वो उसका जो है इंटेस्टाइन रप्चर हो गया है, तो ये नहीं बोलोगे कि वो डिसीज्ड है, आप ये बोलोगे इट इज एन एक्सीडेंटल केस। डिसीज का मतलब किसी का माइक चल रहा है, अपना माइक बंद कर दो बीच में से। डिसीज का मतलब क्या होता है कि खुद से बॉडी की कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाए, और वो किस वजह से हो सकती है? वो आपके इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से हो सकती है आपकी बॉडी के साथ। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसीज बोलते हैं। then diseases are often known to be the medical conditions that are associated with specific signs and symptoms। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि डिसीज एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है बॉडी की, अगर आपकी बॉडी में कोई डिसीज हो रही है तो इट इज डेफिनेटली आर गोइंग टू ऑब्जर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ साइंस और सिम्टम्स रिलेटेड टू दैट। सपोज समवन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डिसीज, तो फीवर आ जाता है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाते हैं। ठीक है।
उसके बाद आप अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट नॉर्मल आने लग एबनॉर्मल आने लग जाते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन eosinophils, देयर इज इंक्रीज इन फेगोसिटिक सेल्स। ठीक, अगर आप अपनी किडनी का टेस्ट कराते हो तो आप देखते हो कि उसमें भी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिसीज होती है, अगर इंसान की बॉडी में डिसीज है तो उससे रिलेटेड सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स डेफिनेटली ऑब्जर्व होंगे बॉडी में। ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा कि हमें किसी न किसी तरीके की बीमारी है, हमारे किसी न किसी तरीके के ऑर्गन की फंक्शनैलिटी में कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं। ठीक, तो दिस इज एक्चुअली डिसीज। समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉब्लम दैट आर कॉज्ड ड्यू टू एक्सीडेंटल व्हाट यू कैन से एक्सपोजर्स। ठीक, तो डिसीज का मतलब क्या है? एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी और मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जब भी डिसीज होगी तो हमें किसी न किसी तरीके के साइंस एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व होंगे। देन व्हाट इज द concept फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज? व्हाट इज द concept फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल? श्रेया अपना माइक बंद करो। फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, तो इसमें क्या है कि बेसिकली डिसीज प्रिवेंशन सबसे पहले की जाती है। डिसीज प्रिवेंशन का क्या मतलब है और हम डिसीज को कहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? एनी स्टेप्स दैट आर टेकन प्रायर टू द अकरेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, द स्टेप्स दैट आर टेकन प्रायर टू द अकरेंस ऑफ डिसीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एन हेल्दी इंडिविजुअल, है ना। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या हम उन लोगों को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं जिनको ऑलरेडी डिसीज हो चुकी होती है? द आंसर इज नो। हम किनको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं? हम हेल्दी इंडिविजुअल्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि नियर फ्यूचर में या एडवेंट फ्यूचर में उनको डिसीज की प्रॉब्लम ना हो। यस और नो? we give vaccinations, then we go for isolations। फिर हम अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। हम अपने न्यूट्रिएंट लेवल को क्या कह सकते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से अपने आप को बचा सकें। तो बचाता वही इंसान है जो हेल्दी इंडिविजुअल होगा, क्योंकि जो बीमार हो चुका है वो तो हो चुका है, अब उसको तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो डिसीज प्रिवेंशन क्या है? It is a procedure through which individuals, particularly those with risk factor of disease, are treated in order to prevent a disease from occurring. ठीक है, they are treated in order to prevent a disease from occurring। इसका मतलब समझो, प्रिवेंशन उन इंसानों में किया जाएगा जिनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है ना। जैसे सपोज मान लीजिए कि हाइपरटेंशन है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कोई बंदा जो है डायबिटिक है। ठीक, तो अगर आपको मालूम है कि ये बंदा हाइपरटेंसिव है या ये बंदा डायबिटिक है और इसकी वजह से इसको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, दे कुड बी मल्टीपल डिसीजेस व्हिच कुड बी एसोसिएटेड ड्यू टू द दीज रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर एज है जिसपे रिस्क फैक्टर ज्यादा है, या जैसे आप बोल सकते हो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, वो प्रेग्नेंट लेडीज में ज्यादा होती है। तो हमें मालूम है कि इफ अ पर्सन इज हैविंग अ फीटस इनसाइड देयर बॉडी, तो उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम ऐसे केसेस में क्या करेंगे? जेस्टेशनल डायबिटीज को होने से कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होगा, प्रिवेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको जो है बीपी की दवा दी जाए लगातार, ताकि उसको फर्दर फ्यूचर में कार्डियक अरेस्ट होने के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो सकें। डायबिटिक पेशेंट को जो है डायबिटीज की मेडिसिन दी जाएगी ताकि फ्यूचर में डायबिटीज से एसोसिएटेड जो मल्टीपल दूसरी डिसीजेज हैं, ठीक, उनको होने के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक, तो प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन is a method by which you can protect a person from the occurrence of disease in near future। and generally हम प्रिवेंशन जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा देते हैं। अभी कल के न्यूज़पेपर में, कल के नहीं, आज ही के न्यूज़पेपर में इट इज रिटन कि वैक्सीन वुड बी गिवन ऑन प्रायोरिटी बेसिस टू द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज लेस देन 10 years। व्हाई? See, this is a preventive step ना। क्यों? Because we know कि the next wave which is going to come
इज गोइंग टू इफेक्ट द चिल्ड्रन एट मोस्ट, ठीक, बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी चिल्ड्रन को। तो उसके लिए उन्होंने अभी से क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए कि हम ऐसे बच्चों के माता पिता को पहले ही क्या कर देंगे, वैक्सीनेट कर देंगे, ताकि वो बाहर से एज एन कैरियर बच्चों तक वायरस ना लेके आए, ठीक है। तो दिस इज अ प्रिवेंटिव स्टेप ना, ये हाई रिस्क है, जो छोटे बच्चे हैं वो हाई रिस्क पे हैं, और हम डायरेक्टली अभी उनको वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके लिए वैक्सीनेशन डेवलप नहीं है एट प्रेजेंट। तो हमने क्या प्रिवेंटिव स्टेप लेना स्टार्ट किया, हमने उनके पेरेंट्स को वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ठीक। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हिच आई हैव रिटन इज treatment normally begins either before signs or symptoms of the disease occur or shortly thereafter। जब जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट हम कब स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं जब हमें थोड़े से ही सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। थोड़े से ही सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, you are having certain type of disease, you are having certain type of issues inside your body, the first and the foremost symptom that occurs is फीवर। देखा होगा फीवर सबसे पहले आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका परसिस्टेंट फीवर है कंटिन्यूअसली, इफ इट इज देयर फॉर 10 to 15 डेज, और आपका मेडिकेशन खाने से भी वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, या आपको नोजिया की प्रॉब्लम हो रही है, फटीग्स हो रहे हैं, किसी तरीके के इश्यूज हो रहे हैं, लिथार्जी हो रही है, तो इट मीन्स कि देयर इज सर्टेन इशू दैट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी, ठीक, इट इज अ साइन, इट इज अ सिम्टम ऑफ अ डिसीज। और हम लोगों को उसी टाइम वी शुड सीक हेल्थ केयर सर्विसेज, हमें खुद से जाना चाहिए डॉक्टर के पास, और जितनी भी जो टेस्ट है या जितनी भी चीजें हमको करवा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। वी पीपल इन इंडिया व्हाट वी थिंक इज, ठीक है बुखार है अभी, हफ्ता भर है तो ठीक हो जाएगा। इवन कोरोना की टेस्टिंग के लिए भी हफ्ता हफ्ता पहले हम लोग इंतजार करते हैं कि अरे बुखार ही तो है, बुखार ही, इट इज अ सीजनल थिंग, ठीक है। तो डिसीज में आपको जैसे ही सिम्टम्स दिखने शुरू हो, प्रायर सिम्टम्स क्या होते हैं, इचिंग होने लगती है, फीवर आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, पर्सपिरेशन होने लगता है, डायूरेसिस होने लगता है, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू शुड गो टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड स्टार्ट सीकिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक। व्हाट इज प्रिवेंशन, अगर आपसे एक लिटरली कोई पूछता है कि प्रिवेंशन का मतलब क्या है, it refers to the measures that are applied to prevent the occurrence of disease। मतलब हर वो precautions, हर वो steps that have been taken in order to avoid the disease, मतलब बीमारी हो ही ना, occurrence of disease को avoid करने के लिए, बीमारी को avoid करने के लिए आपने जितने भी steps लिए हैं, उन steps को हम क्या बोलेंगे, उन उसको क्या बोला जाता है, प्रिवेंशन बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज आफ्टर इट हैज अकर्ड, ठीक। प्रिवेंशन इज गिवन बाय वैक्सीनेशन, ठीक है। आज के टाइम पे कोरोना से प्रिवेंशन आपको कैसे मिल सकता है, इफ यू वैक्सीनेट योरसेल्फ, ठीक। एंड कंट्रोल कैसे मिल सकता है, हाउ यू कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीज, स्प्रेड मीन्स ट्रांसमिशन, इफ यू वियर मास्क, if you maintain social distancing, if you have certain signs and symptoms, you isolate yourself, you go into quarantine, ठीक है ना। तो दिस इज कंट्रोल। कंट्रोल कब किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, प्रिवेंशन का मतलब होता है हम हेल्दी इंडिविजुअल को डिसीज होने से ही बचाएं, ऐसे स्टेप्स लें, ऐसे प्रिकॉशंस लें, इस तरीके के मेडिकामेंट्स उसको दिए जाएं ताकि उसमें तो नियर फ्यूचर में डिसीज ना हो। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ठीक। देन व्हाट आर द टू बेसिक मेथड्स बाय विच यू कैन प्रिवेंट अ डिसीज, तो जो दो बेसिक मेथड्स हैं बाय विच द डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड इज बाय प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप ससेप्टेबल होस्ट, होस्ट मतलब वो इंडिविजुअल जिसके जिसको ऑलरेडी डिसीज है, अगर आप उससे अपना कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हो, आप उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आते हो, तो आप अपने आप को डिसीज से बचा सकते हो, ठीक है। जैसे आप इन्फेक्टेड, जैसे कोरोना इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूर हो जाइए, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। पहले चिकन पॉक्स वगैरह निकलती थी, जब माता निकलती थी तो बच्चों को जो है एक हफ्ते के लिए एक अलग रूम में आइसोलेट कर दिया जाता था, वो भी तो वायरल डिसीज है ना। तो आप अगर कांटेक्ट में नहीं आते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस के केस की बात है बेटा ये, तो अगर आप कम्युनिकेबल डिसीजेस वाले पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे
तो आप अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम द अकरेंस ऑफ डिसीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। दूसरा क्या होता है, बाय रेंडरिंग द होस्ट अनससेप्टेबल, मतलब हम अपने आप को इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट अनससेप्टेबल कर लें, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में एंट्री ना ले पाए। अगर आप ससेप्टेबल हो तो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाओगे। अगर आप ससेप्टेबल नहीं हो, नाजुक नहीं हो, रेजिस्टेंट हो, तो आप इन्फेक्टेड नहीं होगे जल्दी। और आप अपना रेजिस्टेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? आप अपना रेजिस्टेंस इम्प्रूव कर सकते हो बाय इफेक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, इंडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आया फिर से वही वैक्सीनेशन का केस, ठीक है ना। वैक्सीनेशन इज अ केस ऑफ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। हमने बाहर से एक एजेंट डाला जिसके लिए आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, प्लाज्मा सेल्स जनरेट करेगी, एंड देन इट विल कम इनटू योर मेमोरी सेल्स, एंड देन यू विल हैव स्टार्ट हैविंग प्रोटेक्शन इन नियर फ्यूचर। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है, कि या तो आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बाय गिविंग सर्टेन वैक्सीन एंड सीरा, इनको देख के आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए, या दूसरा तरीका क्या होता है, आप उस बंदे के कांटेक्ट में ही ना आए, ठीक है। ये दो तरीके हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेस। देन द नेक्स्ट थिंग इज लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। देखो, तुम नोटिस करो, यहाँ प्रिवेंशन को बार बार इम्फोसाइज किया जा रहा है। इसलिए इम्फोसाइज किया जा रहा है कि अगर आप डिसीज के अकरेंस को ही अवॉइड कर दें तो ज्यादा बेटर है। डिसीज ना हो वो ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू डिसीज हो के उसको ट्रीट करना। अगर हो गई है तो ट्रीटमेंट करना ही करना है, लेकिन बचाना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में क्या है, देयर आर 4 बेसिक लेवल्स। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, या इसको इसकी एक और एप्रोप्रिएट हेडिंग मिल सकती है, लेवल्स ऑफ कंट्रोल ऑफ डिसीज, ठीक है। किस तरीके से हम डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो 4 तरीके से होता है। 4 स्टेप मॉडल है ये। प्राइमोर्डियल स्टेप्स, प्राइमरी स्टेप्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो आपको याद रहेगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, और प्राइमरी से पहले इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम द अकरेंस ऑफ डिसीज। तो सबसे पहले व्हाट इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। देखो, प्रिमोडियल प्रिवेंशन में समझो कि जो हाई रिस्क फैक्टर वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द अकरेंस ऑफ डिसीज। सपोज मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, तो उसके हाइपरटेंशन को रिड्यूस करवाने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसके डायबिटीज को रिड्यूस करना, ताकि उसमें दूसरी डिसीजेस के इश्यूज ना आ सकें। या अगर आपको लग रहा है कि किसी बंदे में जो है हाई, अगर किसी बंदे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसकी कोलेस्ट्रॉल को क्या करवाइए, रिड्यूस करवाइए, ठीक है। इफ़ यू फाइंड कि एलडीएल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो आप एलडीएल के अमाउंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक, इसी तरीके से इफ़ यू फाइंड कि देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन इंसुलिन लेवल, तो आप इंसुलिन को ही पहले क्या करवा दीजिए, कंट्रोल करवा दीजिए। तो प्रिमोडियल प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये एक रिस्क फैक्टर वाली पॉपुलेशन है और इसके साथ ये इशू हो सकता है, तो आप पहले से ही उसको इस तरीके से क्या करिए, उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, बहुत से चेंजेस लाइए विच कैन प्रोटेक्ट द पर्सन, ठीक है। लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए आप जो है प्रिमोडियल प्रिवेंशन को यूज कर सकते हैं। देन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स the action that is taken prior to the onset of disease। जनरली जो कॉमन, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है कम्युनिकेबल डिसीजेस का, जनरली कम्युनिकेबल डिसीजेस के होने से पहले ही जो हम स्टेप्स ले लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिसीज, या इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिसीज, उन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, उन स्टेप्स को बोला जाता है प्राइमरी स्टेप्स, ठीक है। यही एग्जाम्पल कम्युनिकेबल डिसीज का कोरोना वाला जो मैंने आपको दिया, कि जब इनिशियली जो स्टेप्स लेने स्टार्ट कर देंगे ताकि फर्दर जो है डिसीज की स्प्रेड ना हो, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन।
सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? जब डिसीज हो गई है, इस केस में डिसीज हो गई है और हम आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। पता चल गया है लिवर में प्रॉब्लम आ रही है, फैटी लिवर हो गया है, पता चल गया है कि नेफ्रॉन्स में काम करना थोड़ा सा गड़बड़ करती, किडनी इश्यूज आ रहे हैं, तो इनिशियल स्टेजेस पे ही जो हम ट्रीटमेंट लेने स्टार्ट कर देते हैं ताकि फ्यूचर में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उनको बोला जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, सेकेंडरी स्टेप्स जो हम लेते हैं, इस केस में बेटा डिसीज हो गई है हमें और अब हम उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उसको क्या बोला गया? सेकेंडरी प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन वर्ड यहाँ क्यों लिया गया? ताकि फ्यूचर के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लिया है प्रिवेंशन वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्शरी प्रिवेंशन। Tertiary prevention means all the measures that are taken to reduce or limit impairments and disabilities, minimize sufferings caused by existing departures from good health। मतलब बहुत बीमार हो गए, बेइंतहा बीमार हैं हम, ठीक है, तो अ, हो सकता है कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाए, हो सकता है आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब, सालों साल से बीमार हैं या एक्सट्रीम पे अपने चले गए हैं, तो उनको कैसे एक तरीके से बोल लो रिहैबिलिटेट करना या उनको कैसे प्रमोट करना कि वो फिर से जो है अपनी कंडीशंस के साथ एडजस्ट कर लें। मतलब होता है ना, जैसे कभी कभी पेशेंट जो होता है वो अपना फेथ ही लूज कर देता है, वो जीने की चाह ही खत्म हो जाती है, एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं डिसीज की वजह से, जैसे सपोज मान लीजिए किसी तरीके का क्या बोल सकते हैं, कोई अल्सर हो गया है या किसी वजह से जो है कोई ऑर्गन काटना पड़ गया है या कोई इश्यूज हो गए हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे ट्रीट करोगे पेशेंट को? तो इसको दवा तो देनी ही है, यू हैव टू गिव द प्रॉपर मेडिकमेंट टू द पेशेंट, अलॉन्ग विद दैट हाउ यू कैन प्रमोट इट्स हिज और हर्स overall health so that the person is capable to adjust to the prevailing conditions। ठीक है, वो अपने सिचुएशन से अपने आप को एडजस्ट कर ले, दैट इज टर्शरी प्रिवेंशन और टर्शरी स्टेप। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में चार लेवल्स हैं। प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल का मतलब होता है जो लाइफस्टाइल कंडीशंस की वजह से जो इश्यूज होते हैं, जो डिसीजेज होती हैं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा प्रिवेंट के द्वारा। प्राइमरी मीन्स जो है कम्युनिकेबल डिसीजेस के होने को कैसे रोका जाएगा, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी मीन्स अगर प्रॉब्लम हो गई है, डिजीज हो गई है, तो इनिशियल स्टेजेस पे हम क्या स्टेप्स लेंगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, एंड देन टर्शरी मीन्स डिजास्टर, जब एक तरीके से कंडीशन आ जाती है तब भी पेशेंट को कैसे आपको उसका फेथ क्रिएट करना है टुवर्ड्स अ गुड हेल्थ, दैट इज टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है, so these are the levels of prevention। Next is these are the certain factors that are related to diseases, social causes of diseases। सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं बीमारी के? भैया बीमारी का कारण केवल और केवल आपका अंदरूनी एबनॉर्मल फंक्शनिंग ही नहीं होता, ये जो आपके इंटरनल एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके सोशल स्टेटस से भी, सामाजिक स्टेटस से भी। यस, अगर आप अपने दिमाग में एक गरीब इंसान की इमेज लाते हैं और उसी के कंपैरिजन में एक ऐसे इंसान की इमेज लाते हैं जो वेल ऑफ है, ठीक है, सोसाइटी में वेल ऑफ है, तो आप खुद देखना जो एक गरीब इंसान है जो पॉवर्टी लेवल से भी नीचे है, जो अपने लिए प्रॉपर न्यूट्रिशनस डाइट नहीं ले सकता, उसकी मेंटल स्टेटस क्या होगी, फिजिकल स्टेटस क्या होगी। और मैंने क्या बोला था, हेल्थ इज मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, बोला था ये चीज। तो जब अगर आपका सोशल स्टेटस भी सही नहीं है तो भी आपको डिसीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंजाइटी लेवल बढ़ता है, ठीक है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को भी। तो इन सब चीजों की वजह से भी डिसीजेज होती हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में कुछ जैसे सोशल कॉजेज लिखे हुए हैं which are responsible for the occurrence of disease। I start from lack of healthy food,
ये बता रही हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी। जैसे लैक ऑफ हेल्दी फूड है, भाई गरीब इंसान है, गरीब क्यों, यहाँ पे तो मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो तो आपको डिसीजेज होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपका फूड जो है हेल्दी नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू प्रॉपर न्यूट्रिशन, so it is going to be one of the cause for the occurrence of disease. Then is addiction. If you're addicted towards something, if a person is addicted towards something like the intake of excess of drugs, चरस, गांजा, हेरोइन, ठीक है, आप इसके प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं तो भी डिसीज होगी। दिस इज अ सोशल कॉज, ये सुनो। आप कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। देन अनएम्प्लॉयमेंट। See, if a person, even if a person who is educated, a educated person is unemployed, तो सोचो उसका मेंटल लेवल क्या होगा, और उस डिस्ट्रेस का, उस सेटबैक का उसकी पूरी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। यस और नो। अगर आप के पास जॉब नहीं है तो उसका सेटबैक आपकी पूरी बॉडी के ऊपर आने ही वाला है। तो वो कहीं ना किसी तरीके की मेंटल डिजीज को देगा। और जब मेंटल डिजीज होंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने स्टार्ट होंगे, और फिर आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज, सोशल कॉज ऑफ डिसीज। देन वर्क, वर्क स्ट्रेस, वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट देता है। अभी तो आप लोग केवल पढ़ रहे हो, आप लोगों को तो केवल इसी चीज़ का टेंशन होता है कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो इंसान काम कर रहा है, वर्क प्लेस पे है, उसको कितना टेंशन होता है, ठीक है। देर कॉरपोरेट का टेंशन, बॉस का टेंशन, अलग अलग चीज़ों का टेंशन। आप अगर जैसे किसी डिपार्टमेंट में हो तो डिपार्टमेंटल लेवल के टेंशन होते हैं, स्ट्रेस होता है। बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग, इट मीन्स कि वर्किंग के साथ साथ दे हैव पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो वो टेंशन्स की वजह से एक तरीके से आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। सपोज आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है किसी चीज़ की, तो उसका इम्पैक्ट आपके पल्स रेट पे आएगा, उसका इम्पैक्ट आपके हार्ट बीट पे आएगा, आएगा ना। तो जिसकी वजह से हो सकता है फ्यूचर में आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाए। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। देन सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मीन्स व्हेन द सोसाइटी डजंट कंसिडर्स यू एज अ पार्ट ऑफ देयर। आप बिल्कुल अलग थलग हैं, समाज ने आपको बिल्कुल अलग कर दिया है। जब समाज अपने आप से आपको बिल्कुल अलग कर देता है तो उसका भी इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आता है ना। जब लोग आपसे बात नहीं करते, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं सपोज मान लीजिए, या आप बहुत पुअर हैं, लोगों की आदत होती है कि सोसाइटी आपको एक्सक्लूड करना स्टार्ट कर देती है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी पे आता है, ठीक है। देन डेवलपमेंट एट अर्ली स्टेजेस। बहुत यंग लेवल पे ही अगर आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई हैं, ठीक है, जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं बेचारे बहुत छोटी उम्र में दे स्टार्ट वर्किंग, या अगर ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, या किस कुछ भी ऐसी सिचुएशन की उनका बहुत अर्ली स्टेज में ही जो है, उम्र से पहले ही उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, उम्र से पहले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया है, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। एंड देन स्ट्रेस। इन सब चीज़ों का एक चीज़ क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस is directly going to impact your body, ठीक। एंड लास्ट है सोशल ग्रेडियंट। सोशल ग्रेडियंट का मतलब सामाजिक अंतर होता है ना, एक अमीर है एक गरीब है, एक जन बहुत अमीर है एक जन बहुत गरीब है। तो ये जो ग्रेडियंट्स होते हैं, ग्रेडियंट मींस डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस भी कहीं ना कहीं डिसीजेस कॉज करते हैं, ठीक। तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इनको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो गो फॉर व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट इज न्यूट्रिशन, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस इज व्हाट इज डिसीज, how we can prevent the disease or how we can control the disease, what are the levels of prevention, and what are the social causes of disease, ठीक है।